क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ एक वोल्केनो से लाखों लोगों की जान जा सकती है और वोल्केनो के रास्ते में आने वाले पेड़, जानवर और मानव सभ्यता जलकर राख हो सकते हैं, सिवाय मेरे। तो आइए समझते हैं कि वोल्केनो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वोल्केनो क्या होते हैं? आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर एस्थेनोस्फेयर में गर्म और तरल मैग्मा होते हैं, जो हल्के होने के कारण धरती की सतह की ओर बढ़ते हैं। जब यही मैग्मा धरती के सतह को चीरकर बाहर की ओर निकलते हैं तो इन्हें हम वोल्केनो या वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। और इनके इरप्शन से गैसेस जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तरल पदार्थ जैसे मोल्टेन मैग्मा और सॉलिड पदार्थ जैसे कि पत्थर या डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी चीजें वोल्केनिक इरप्शन से बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती हैं और इसे ही हम वोल्केनो कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है हमारा मैग्मा जो कि मैंटल में पाया जाता है और ये है हमारा धरती का क्रस्ट। ये मैग्मा जब ऊपर जाता है तो इस क्रस्ट को चीर देता है और धरती के सतह के ऊपर ये बाहर की ओर निकलता है और इसी यहाँ हमें वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में ये दिखता है। इसके कारण चट्टानें निकलती हैं जो बाहर पृथ्वी की ओर गिरते हैं, गैसेस निकलते हैं जो हवा में चले जाते हैं, CO2, SO2, वाटर वेपर और तरल पदार्थ के रूप में मोल्टेन मैग्मा निकलते हैं जो पर्वत की सतह के ऊपर फैल जाते हैं और फिर ये सतह पे भी फैल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद गैसेस और मोल्टेन मैग्मा सॉलिडिफाई या ठोस पदार्थ में बदल जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम है और मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसीलिए कम टेम्परेचर होने के कारण ये जो मोल्टेन मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और ठोस पदार्थ में बदल जाता है। अब जब फिर से एक नया मैग्मा ऊपर की ओर आएगा तो एक नया मोल्टेन मैग्मा का चादर इसके ऊपर फिर से फ्लो करेगा और सॉलिडिफाई होकर हमें फिर से एक परत दे देगा। तो इस तरह लगातार वोल्केनिक इरप्शन से और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से लेयर बाय लेयर वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है। कुछ टेक्निकल टर्म है जिसे समझना जरूरी है। इसे हम मैग्मा चेंबर कहते हैं, जहां पे मेरा मैग्मा होता है। यही मैग्मा वेंट यानी कि पाइप तरीके का एक लेयर से ये बाहर की ओर निकलता है, जिसे हम वेंट कहते हैं। और जो इसका मुंह है ये ब्लॉक रहता है, इसी ब्लॉक मुंह को ये फाड़ कर बाहर की ओर निकलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम क्रेटर कहते हैं और यहाँ पे हमें एश जो कि सॉलिड पार्टिकल्स है और गैसेस निकलते हैं और मोल्टेन मैग्मा जो है वो इधर की ओर और इधर की ओर बहने लगते हैं और फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं और फिर इसका लेयर फिर एक नया वोल्केनिक इरप्शन से फिर से इसका एक और लेयर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से वोल्केनो का ये स्ट्रक्चर है। आइए अब हम ये समझते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है। तो इसके इरप्शन का 3 मुख्य कारण होता है। पहला है सबडक्शन प्लेट मार्जिन, जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जाता है, जो मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में बताया था। और इसके कारण यहाँ पे मेल्टिंग होकर ये ऊपर की ओर आता है और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में समझाया था। दूसरा है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, जहां पे कन्वेक्शन करेंट्स बाहर की ओर जाते हैं और ये प्लेट को इधर की ओर पुल करते हैं और यहाँ से क्योंकि ये क्रस्ट टूट जाता है इसीलिए यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है और यहाँ पे मिड ओशियानिक रीजेस का निर्माण होता है। इससे मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया था। आप ये दोनों वीडियो मेरे YouTube पे देख सकते हैं। तीसरा है मेरा हॉट स्पॉट इरप्शन। कोर मैंटल से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, इसीलिए मैंटल के जो रॉक्स कोर के कांटेक्ट में होते हैं वो एक्सेसिव हीटिंग के कारण मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होने के कारण वो हल्के हो जाते हैं और हल्का होकर वो ऊपर की ओर उठने लगते हैं। लेकिन अगर इनका क्वांटिटी मेल्टिंग का कम है तो ये यहीं तक उठ पाते हैं, इसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो ये यहाँ तक उठते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी मेल्टिंग का हुआ है तो यहाँ तक जाते हैं और उसके ऊपर भी चले जाते हैं और जाकर ये पृथ्वी के सरफेस को चीर देते हैं और फिर यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है। इसे हम हॉटस्पॉट वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं और इसके 2 उदाहरण रीयूनियन हॉटस्पॉट है और हवाईयन हॉटस्पॉट है, जो हम आगे देखते हैं। इस इमेज में आप रीयूनियन हॉटस्पॉट के बारे में देखेंगे। मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में बताया था
जब इंडियन प्लेट पैंजिया प्लेट से टूटकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट की थी, तो आज के रियूनियन आइलैंड के पास यहाँ पे एक हॉटस्पॉट इरप्शन हुआ था, जो कि पूरे इंडियन प्लेट के महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन पे फैल गया था। उसके इरप्शन होने के बाद इंडियन प्लेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगी और आज के यूरेशियन प्लेट से टकराकर यहाँ पहुंच गई और यहाँ पे हमें बहुत बड़ा डेक्कन लावा फॉर्मेशन दिखता है, लेकिन यहाँ पे हॉटस्पॉट इरप्शन नहीं हुआ है। हॉटस्पॉट इरप्शन यहाँ पे रियूनियन आइलैंड के पास हुआ था। तो ये है मेरा 3 तरीके के कारण वोल्केनो के होने का। जिस तरह इंसानों को उनके नस्ल से, उनके कलर से, उनके जगह से, उनकी भाषा से उन्हें बांटा जाता है, उसी तरीके से वोल्केनो को भी उनके प्रकार के हिसाब से बांटा जाता है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वोल्केनो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला और सबसे कम इंटेंसिटी वाला होता है हवाईयन इरप्शन, जहां पे वोल्केनिक इरप्शन होता है और ये शांति से सतह पे फैल जाते हैं। दूसरा है स्ट्रोम्बोली इरप्शन, ये इटली में पाया जाता है, जहां पे इसका इंटेंसिटी हवाईयन से ज्यादा है। तीसरा है वोल्केनियन इरप्शन, जहां पे इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ जाता है। चौथा है पिलियन इरप्शन और 5वां है वेसुवियस इरप्शन। ये 5 वोल्केनिक इरप्शन के प्रकार हैं। छठा है मेरा फिशर इरप्शन, जिसमें मैग्मा धीरे धीरे सतह की ओर आता है और धीरे धीरे ये सतह से बाहर की ओर फैल जाता है, और ये जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो फिर से एक मैग्मा ऊपर की ओर आता है और ये सतह बाई सतह बनाता चला जाता है। इसे हम लावा या फिशर इरप्शन कहते हैं। आप इस यहाँ पे डायग्राम देखें, यहाँ पे लावा निकला और आराम से ये सतह की ओर फैलने लगा। यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है। अगर हम वोल्केनो के लावा के प्रकार से उन्हें बांटें तो वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल कोर वोल्केनो, जिसमें जो वोल्केनिक माउंटेन है ये ऐश और डस्ट से बनता है। दूसरा है कंपोजिट वोल्केनो, जहां पे एक वोल्केनो निकलता है बहुत हेवी एक्सप्लोजन के साथ और इसके साथ रॉक पार्टिकल्स, वाटर वेपर प्लस मोल्टेन मैग्मा निकलते हैं, और एक बार निकलने के बाद ये सॉलिडिफाई होते हैं, फिर से एक इरप्शन होता है, फिर से यहाँ एक्सप्लोजन होता है और फिर से एक नया लेयर क्रिएट होता है। तो लेयर बाय लेयर ये क्रिएट होते हैं, इसीलिए इसे कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं। तीसरा है शील्ड वोल्केनो, जहां पे मैग्मा आराम से निकलते हैं, सतह पे फैल जाते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, फिर एक मैग्मा निकलता है, सतह पे फैल जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर से एक मैग्मा निकलता है, सतह पे फैलता है, सॉलिडिफाई होता है। तो इसे हम शील्ड वोल्केनो कहते हैं। अगर हम वोल्केनो पे उसके ऑकरेंस या एक्टिविटी के अनुसार बांटें, तो जिस प्रकार एक इंसान बच्चे में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद थोड़ा सा वो शांत हो जाता है बुढ़ापे में और फिर वो मर जाता है, उसी प्रकार वोल्केनो भी 3 तरीकों में बांटा जा सकता है। एक्टिव, डोरमेंट मतलब शांत, और एक्सटिंक्ट मतलब वोल्केनो खत्म हो चुका है। एक्टिव मतलब कि वोल्केनो फ्रीक्वेंटली निकल रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं, फिर से निकल रहे हैं, फिर से फैल के सॉलिडिफाई हो रहे हैं। डोरमेंट वोल्केनो मतलब एक बार निकला, फिर वो शांत हो गया, फिर वो 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद निकला, फिर वो शांत हो गया। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब आज से हजारों साल, 500 साल पहले ये निकला था, लेकिन अब ये यहाँ पे वोल्केनो नहीं आते हैं, तो इसे हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। इसका उदाहरण है एटना और स्ट्रोम्बोली। इसका एग्जाम्पल है वेसुवियस, जो मैंने अभी पिछला इमेज में बताया था। अब हम ये जानते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन से कैसे लैंडफॉर्म्स पृथ्वी पे बनते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन से मुख्यतः 2 लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। एक है इंट्रूसिव, जो धरती के अंदर बनते हैं, और एक है एक्सट्रूसिव, जो धरती के सतह के ऊपर बनते हैं। तो ये दोनों को जानते हैं। पहला है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ये ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जिसमें मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर आने का प्रयास करता है, लेकिन उसके अंदर इतना मैग्मा क्वांटिटी नहीं है या वो इतना गर्म नहीं है कि पृथ्वी की सतह तक आ पाए। वो पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है और पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, और जमने के कारण वो लैंडफॉर्म्स बनाता है। जैसे कि बैथोलिथ, जो मैग्मा चेंबर है, अगर वही सॉलिडिफाई हो जाए तो बहुत बड़ा क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स बनाता है, जिसे हम बैथोलिथ कहते हैं। अगर यही मैग्मा ऊपर की ओर आए और कुछ लेयर के एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस में सॉलिडिफाई कर जाए, तो इसे हम फैकोलिथ कहते हैं। यही मैग्मा अगर सॉसर शेप यानी कि गोदी के शेप में ऐसे करके सॉलिडिफाई हो जाए, तो इसे हम लैपोलिथ कहते हैं।
अगर यही मैग्मा बेडिंग प्लेन सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर बाय लेयर होते हैं, अगर यही मैग्मा पूरे लेयर के हिसाब से जाकर सॉलिडिफाई हो जाए तो इसे हम सील कहते हैं। और यही मैग्मा अगर लेयर के परपेंडिकुलर में उसको चीर कर सॉलिडिफाई कर जाए, जैसे कि मैग्मा इधर से आया लेकिन ये इधर ऐसे करके लेयर के परपेंडिकुलर में चीर कर इसे सॉलिडिफाई हो गया, इसे हम डाइक्स कहते हैं। यहाँ पे भी देखें ये सेडिमेंट्री लेयर्स है, इसको चीर कर ये सॉलिडिफाई हुआ है, इसीलिए इसे हम भी डाइक कहते हैं। तो ये था मेरा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। यही मैग्मा जब धरती के सतह के अंदर ना सॉलिडिफाई होकर धरती के सतह के बाहर सॉलिडिफाई होता है तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि जब मैग्मा सतह पर आता है तो वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है और ये जम जाता है। जब अगला मैग्मा ऊपर की ओर आएगा तो सॉलिडिफाई होने के कारण ये मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए बहुत जोर के धमाके के साथ ये पूरे इस लेयर को बाहर की ओर फेंक देता है, जिसके कारण रॉक्स और गैसेस और वाटर वेपर और मोल्टेन मैग्मा बाहर की ओर निकलते हैं। यही जब सॉलिडिफाई होता है फिर से तो इसे हम क्रेटर का ओपनिंग कहते हैं, जो वोल्केनो के टॉप पोर्शन को है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। जब ये क्रेटर बहुत बड़ा साइज का है तो इसे हम कैल्डेरा कहते हैं। इसका साइज बहुत बड़ा है, ये दूर से पिक्चर लिया गया है। और जब मोल्टेन मैग्मा खत्म हो जाते हैं तो ये जो लेयर है जो भरा हुआ है ये नीचे की ओर फॉल्ट करके सिंक कर जाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है। और तो और जब यहाँ पे बारिश होता है, क्योंकि वाटर वेपर जो वोल्केनो से रिलीज हुआ है वो यहाँ पे पानी बरसाते हैं, तो यहाँ पे लेक्स का निर्माण हो जाता है कैल्डेरा के अंदर। इसे हम कैल्डेरा लेक कहते हैं। दूसरा है मेरा गीजर्स और स्प्रिंग्स। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे पानी पाया जाता है। जब ये पानी मैग्मा जो कि हाई टेम्परेचर पे है उसके कांटेक्ट में आता है तो ये बॉइल होने लगता है और ये वेपर्स भी बन जाते हैं। और वेपर बनने के साथ यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप कर जाता है। जब यहाँ पे वाटर चेम्बर्स में हाई प्रेशर बनता है तो ये प्रेशर फिर बाहर की ओर बहुत जोर इंटेंसिटी से बाहर की ओर फेंकते हैं, जिसे हम गीजर के रूप में देखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वाटर चेम्बर्स इतने बड़े नहीं हैं और यहाँ पे इतना ज्यादा मैग्मा का हाई टेम्परेचर नहीं है तो ये पानी को ज्यादा गर्म नहीं करते, बस बॉइल करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो पानी पाया जाता है इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि वोल्केनोस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में जाना है कि वोल्केनोस सबडक्शन प्लेट के पास पाए जाते हैं, जहाँ पे दो प्लेट कोलाइड करते हैं। तो उस कारण वोल्केनोस हमारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है मिड ओशियानिक रिज, जहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, यहाँ पे भी हमारे वोल्केनोस पाए जाते हैं। तीसरा है मेरा हॉट स्पॉट इरप्शन, जैसे कि यहाँ पे हवाईयन हॉटस्पॉट जो कि बहुत फेमस है, रियूनियन हॉटस्पॉट जो कि इधर है, यहाँ पे भी पाया जाता है। और तो और जहाँ वोल्केनोस पाए जाते हैं वहाँ अर्थक्वेक्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि मैग्मा जब धरती का सीना चीरती है तो बहुत ज्यादा टेंशन रिलीज होता है, जिसके कारण पृथ्वी में वाइब्रेशंस होते हैं और वेव्स निकलते हैं, जिसके कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। और यही अर्थक्वेक्स अगर समुद्र के तल पे हो तो इसके कारण सुनामी भी आते हैं, जिससे कि लाखों लोगों की जिंदगी चली जाती है। और तो और पेड़ पौधे, जानवर, मानव सभ्यता इत्यादि सभी इस वोल्केनिक इरप्शन से जलकर खाक हो सकते हैं। तो ये था मेरा वोल्केनो से संबंधित सारी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।